15 अगस्त 1971 की वे काली घनी रात। समय करीब रात के 1 o'clock बज रहे थे। जगह थी पूर्वी पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक केंद्र चटगांव बंदरगाह। पूरा शहर एक भारी और बेचैन करने वाली नींद में डूबा हुआ था। लेकिन बंदरगाह पर मंजर कुछ और ही था। वहां तैनात पाकिस्तानी सेना जश्न के खुमार में डूबी हुई थी। दरअसल 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था और जश्न की महफिलें अभी शांत ही हुई थी। अगले दिन की सुबह एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले प्रकृति अपनी सांसें रोक लेती है। बंदरगाह के शांत पानी पर लोहे के विशालकाय पहाड़ जैसे मालवाहक जहाज तैर रहे थे। इनमें से कई जहाज अमेरिका और चीन की सरहदों से लंबी दूरी तय करके आए थे। ये कोई साधारण माल लेकर नहीं आए थे। इनके पेट में भरा था पाकिस्तानी सेना के लिए घातक बारूद, अत्याधुनिक हथियार, गोला बंदर और महीनों का राशन। पाकिस्तानी आलाकमान को पूरा भरोसा था कि उनकी सुरक्षा अभेद्य है। बंदरगाह की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। विशाल सर्च लाइट्स अपनी तेज किरणों से पानी की काली सतह को लगातार चीर रही थी। रडार के एंटीना घूम रहे थे और मुस्तैद पहरेदार अपनी ऑटोमेटिक गन्स के साथ हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। तभी उस खामोशी को चीरते हुए एक के बाद एक भीषण धमाके हुए। धमाकों की गूंज इतनी जोरदार थी कि पूरा बंदरगाह दहल उठा। शांत पानी की सतह अचानक किसी ज्वालामुखी की तरह ऊपर की तरफ फटने लगी। जो जहाज लोहे के बने थे और जिन्हें उस समय अजय माना जाता था, वे ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। MV-Al अब्बास जैसा विशालकाय जहाज, जिसमें हजारों टन विस्फोटक भरा था, बीच से 2 टुकड़ों में बंट गया और धूं धूं कर जलने लगा। पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया। सायरन की चीखें रात के सन्नाटे को और भयावह बनाने लगी। हवाई हमला की चिल्लाहटें सुनाई देने लगीं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने बिना सोचे समझे आसमान की तरफ आग उगलना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमला कर दिया है, लेकिन आसमान पूरी तरह खाली था। ना कोई लड़ाकू विमान, ना कोई बॉम्बर। जब आसमान में कुछ नहीं मिला तो उन्हें लगा कि शायद भारतीय पनडुब्बियों ने पानी के नीचे से टॉर्पीडो दागे हैं। फौरन सोनार सिस्टम चेक किया गया, गोताखोरों को सतर्क किया गया, लेकिन पानी के भीतर भी किसी मशीनरी या पनडुब्बी का कोई निशान नहीं था। न आसमान में दुश्मन था, न पानी के नीचे कोई मशीन। तो फिर ये जहाज आखिर डूब कैसे रहे थे? वह कौन सा अदृश्य हाथ था जो पाकिस्तान की नाक के नीचे उनकी सबसे सुरक्षित पनाहगाह में तबाही मचाकर बिना एक भी गोली चलाए गायब हो गया? यह किसी जादुई कहानी या भूतिया घटना का हिस्सा नहीं था। यह शुरुआत थी इतिहास के सबसे साहसी और घातक खामोश युद्ध, ऑपरेशन जैकपॉट की। इसकी नींव उस रात से करीब 5 महीने पहले मार्च 1971 में रखी गई थी। उस समय पाकिस्तान 2 भौगोलिक हिस्सों में विभाजित था, पश्चिमी और पूर्वी। सत्ता की चाबी पश्चिम के पास थी, लेकिन संसाधन और संघर्ष पूर्व की धरती पर था। जब पूर्वी पाकिस्तान ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो जवाब में उन्हें मिला ऑपरेशन सर्चलाइट, एक भयानक नरसंहार। ढाका की सड़कों से लेकर गांवों के खेतों तक चारों तरफ सिर्फ लाशों के ढेर थे। इस जुल्म से बचने के लिए लाखों की संख्या में शरणार्थी जान बचाकर भारत की सीमाओं में दाखिल होने लगे। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के सामने एक विकट चुनौती थी। भारत सीधे तौर पर युद्ध का जोखिम नहीं ले सकता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का दबाव बहुत ज्यादा था। लेकिन चुपचाप बैठना भी संभव नहीं था, क्योंकि शरणार्थियों का बोझ भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा था। भारत को कुछ ऐसा करना था जो दुश्मन की कमर तोड़ दे, उसकी रसद और सप्लाई लाइन काट दे। कोई भी सेना बिना भोजन और गोलियों के ज्यादा दिन नहीं टिक सकती, और पाकिस्तान की सारी ताकत, तेल, हथियार और राशन समुद्र के रास्ते इन्हीं जहाजों से आती थी। अगर इन जहाजों को समंदर की गोद में सुला दिया जाए तो पाकिस्तानी फौज बिना लड़े ही घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस नामुमकिन काम को अंजाम कौन देगा? भारतीय नौसेना आधिकारिक तौर पर युद्ध में नहीं कूद सकती थी। यहीं से एक ऐसे गुप्त मिशन का जन्म हुआ जो सुनने में किसी पागलपन से कम नहीं लगता था। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय बैठक बुलाई गई, जहां भारतीय नौसेना के रणनीतिकारों ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने युद्ध का पूरा भूगोल बदलने की तैयारी कर ली थी। नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में बिछी बिसात अब एक खतरनाक मोड़ ले रही थी।
नॉर्थ ब्लॉक के गोपनीय कक्ष में भारतीय नौसेना के दिग्गज रणनीतिकार, नेवल इंटेलिजेंस के निदेशक कैप्टन मिहिर रॉय और नौसेना प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा एक ऐसे नक्शे पर उंगलियां घुमा रहे थे जो पाकिस्तान की बर्बादी का खाका था। कैप्टन रॉय का प्रस्ताव चौंकाने वाला था। उनका मानना था कि यदि भारतीय नौसेना के युद्धपोत सीधे तौर पर हमला करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा और एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए शायद दुनिया अभी तैयार नहीं थी। उन्होंने एक वैकल्पिक रास्ता सुझाया। हम अपनी वर्दीधारी नौसेना को मैदान में नहीं उतारेंगे। हम उन स्थानीय नौजवानों को तैयार करेंगे जो पूर्वी पाकिस्तान से भागकर यहाँ शरण ले चुके हैं। ये विचार पहली नज़र में किसी दुस्साहस से कम नहीं था। मुक्ति वाहिनी के ये लड़के पेशेवर सैनिक नहीं थे। वे तो छात्र, किसान, बुनकर और साधारण मछुआरे थे। उनमें से अधिकांश ने कभी बंदूक का ट्रिगर तक नहीं छुआ था। सैन्य अनुशासन तो दूर की बात थी, लेकिन कैप्टन रॉय के पास एक ठोस तर्क था। उन्होंने कहा, उनके पास वो हथियार है जो किसी भी आधुनिक ट्रेनिंग या घातक मिसाइल से भरा है। अपने वतन की मिट्टी के प्रति वफादारी और अपने अपनों के खून का बदला लेने की तरफ। लेकिन इस कच्ची मिट्टी को फौलाद में ढालने के लिए उस्तादों की जरूरत थी, और ये उस्ताद मिले एक ऐसी घटना से जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसी थी। मार्च 1971 के अंत में फ्रांस के टूलोन बंदरगाह पर पाकिस्तान की एक अत्याधुनिक पनडुब्बी PNS मैंग्रो खड़ी थी। इसके चालक दल में 8 बंगाली नौसेना अधिकारी भी शामिल थे। जब इन अधिकारियों को रेडियो के जरिए पता चला कि उनके घर आंगन में पाकिस्तानी फौज किस तरह का तांडव मचा रही है, तो उनकी रगों में बहने वाला खून लावा बन गया। इन जांबाज अफसरों के नेतृत्व करता थे अब्दुल वाहिद चौधरी। उन्होंने और उनके 7 साथियों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा बदल दी। उन्होंने विदेशी धरती पर अपनी ही नौसेना से बगावत कर दी। यह मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजरें हर पल उन पर जमी थी। आधी रात के सन्नाटे में वे 8 बागी अपनी जान हथेली पर रखकर टूलोन से भागे। वे जानते थे कि पकड़े जाने का मतलब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि गद्दारी का तमगा और अंतहीन प्रताड़ना होगी। स्पेन की सीमाओं को पार करते हुए और भारतीय दूतावास की सूझबूझ से ये 8 जांबाज भारत पहुंचने में सफल रहे। इतिहास ने इन्हें द 8 सबमरीनर्स का नाम दिया। इनका भारत आना ऑपरेशन जैकपॉट के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब भारत के पास ऐसे विशेषज्ञ थे जो पाकिस्तानी नौसेना की रग रग से वाकिफ थे। मई 1971 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी नदी के एकांत तट पर एक अत्यंत गुप्त प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। इस जगह का नाम रखा गया कैंप पलाशी। ये नाम अपने आप में एक संदेश था। इसी मिट्टी पर 7507 में नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था और भारत ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। अब ठीक 214 साल बाद उसी भूमि पर एक नई आजादी की इबारत लिखी जा रही थी। कैंप पलाशी में लगभग 500 बंगाली नौजवानों का चयन किया गया। चयन की शर्तें बेहद कठोर थी। उम्मीदवार को उत्कृष्ट तैराक होना चाहिए, उसकी शारीरिक क्षमता असाधारण हो, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके दिल में मौत का कोई डर न हो। इस गुप्त मिशन की कमान सौंपी गई भारतीय नौसेना के सख्त और अनुभवी अधिकारी कमांडर MA सामंत को। उन्हें कोवर्ट ऑपरेशंस का प्रमुख बनाया गया। ट्रेनिंग की शुरुआत होते ही उन मासूम दिखने वाले लड़कों की दुनिया बदल गई। कमांडर सामंत और उन 8 सबमरीनर्स ने इन लड़कों को वह सिखाना शुरू किया जो दुनिया की किसी किताबी ट्रेनिंग में नहीं था। उन्हें सिखाया गया कि कैसे बिना किसी आधुनिक ऑक्सीजन सिलेंडर के महज एक पतली रबर की नली के सहारे घंटों पानी के नीचे रहा जा सकता है। उन्हें अंधेरे पानी में दिशा पहचानने, ज्वार भाटा के वेग को समझने और पानी के बहाव के साथ अपने शरीर को ढालने की कला सिखाई गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उनका मुख्य हथियार लिम्पेट माइन। यह एक अनोखा बम था जो दिखने में किसी उल्टी रखी हुई कड़ाही या कछुए के खोल जैसा लगता था। इसके भीतर भारी मात्रा में RDX भरा होता था और इसके नीचे बेहद शक्तिशाली चुंबकीय प्लेट्स लगी होती थी। इन कमांडोज को सिखाया गया कि उन्हें तैरते हुए चुपचाप दुश्मन के जहाज के नीचे पहुंचना है और इस माइन को जहाज के लोहे के पेने पर चिपका देना है। चुंबक की शक्ति इतनी अधिक थी कि एक बार चिपकने के बाद उसे मानवीय बल से हटाना नामुमकिन था। असली चुनौती थी इसकी टाइमिंग। माइन को सक्रिय करने के लिए एक पिन खींचनी होती थी, जिससे एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती थी जो 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के भीतर धमाका कर देती थी। सोचिए,
आप बर्फ जैसे ठंडे पानी के नीचे हैं, ऊपर दुश्मन की बंदूकें गरज रही है और आपके हाथ में एक ऐसा बम है जो किसी भी क्षण फट सकता है। एक छोटी सी चूक और शरीर के परखच्चे उड़ना तय था। ये प्रशिक्षण सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा और इच्छा शक्ति का था। वे लड़के अब साधारण इंसान नहीं बल्कि मानवीय टॉर्पीडो बन रहे थे। अगस्त 1971 का महीना अपनी पूरी रतार में था। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसूनी बादलों ने आसमान को काला कर दिया था और नदियां अपने उड़ान पर थीं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के संगम से बनी ये धरती अब जलमग्न हो चुकी थी। कमांडर सामंत और उनकी टीम जानते थे कि कुदरत का ये गुस्सा ही उनके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और वे 500 मानवीय टॉर्पीडो अब अपने अपने ठिकानों की ओर कूच करने के लिए तैयार थे। इन जांबाज कमांडोज को छोटी छोटी टोलियों में बांटा गया। किसी को मछुआरे के वेश में भेजा गया तो कोई किसान बनकर बॉर्डर पार कर गया। उनके निशाने तय थे। पाकिस्तान की रसद के 4 सबसे बड़े स्तंभ चटगांव, मंगला, चांदपुर और नारायणगंज। ये जांबाज अपने साथ कोई भारी मशीन गन या टैंक नहीं ले जा रहे थे। उनके पास थे उनके फौलादी इरादे और सीने से बंधी हुए घातक लिम्पेट माइंस। दिन के उजाले में ये लदके झाड़दियों, टूटी हुई नावों या स्थानीय ग्रामीणों के घरों में छिपे रहते और रात के अंधेरे में उन बंदरगाहों की रेकी करते जहां पाकिस्तानी सेना के विशाल जहाज मौत का सामान लेकर खड़ते थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती संचार की थी। उस दौर में न मोबाइल फोन थे और न ही वॉकी टॉकी का इस्तेमाल सुरक्षित था, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया तंत्र हर फ्रीक्वेंसी पर नजर गड़ाए बैठा था। भारतीय नौसेना ने इसके लिए एक ऐसा तरीका निकाला जो सैन्य इतिहास में आज भी मिसाल माना जाता है। उन्होंने सहारा लिया आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का। यह तय किया गया कि आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र से प्रसारित होने वाले गानों के जरिए इन कमांडोज को अंतिम आदेश दिया जाएगा। 13 अगस्त 1971 की वह सुबह कमांडोज अपनी अपनी रेडियो सेट के पास कान लगाए बैठे थे। अचानक रेडियो पर महान गायक पंकज मलिक का एक मशहूर गाना गूंजा। आमार पुतुल आज के प्रथम जावे शोशुर बारी, मेरी गुड़िया आज पहली बार अपने ससुराल जाए। एक आम इंसान के लिए यह एक मधुर बांग्ला गीत था, लेकिन उन 500 योद्धाओं के लिए यह एक वॉर सिग्नल था। इसका मतलब था स्टैंड बाय, यानी अगले 24 घंटों के भीतर हमले के लिए तैयार हो जाओ। हवाओं में तनाव तैरने लगा था। कमांडोज ने अपनी माइंस की जांच की, अपने खंजरों को धार दी और अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करना शुरू किया। अगले दिन 13 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। पाकिस्तानी सेना के मेस और कैंपों में जश्न का माहौल था। संगीत बज रहा था और अफसर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। उन्हें गुमान भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। ठीक उसी समय रेडियो पर दूसरा पूर्व निर्धारित गाना बजा। आमी तुम्हारे जो तो सुनिए छिलेम गाना, मैंने तुम्हें जितने भी गीत सुनाए थे। यह अटैक का अंतिम आदेश था। इसका स्पष्ट संदेश था, आज की रात ही वह रात है, हमला करो। 14 और 15 अगस्त की वह दरमियानी रात कुदरत के एक क्रूर मजाक जैसी थी। जिस तारीख को भारत 1947 में आजाद हुआ था, उसी तारीख की कोख से बांग्लादेश की आजादी का जन्म होने वाला था। रात इतनी घनी थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। चटगांव बंदरगाह पर पानी किसी काले तेल की तरह शांत और भयानक लग रहा था। कमांडो लीडर A.W. चौधरी ने अपनी घड़ी की सुइयों को देखा। आधी रात बीत चुकी थी। हमले से पहले एक विशेष प्रक्रिया शुरू हुई। सभी कमांडोज ने अपने नग्न शरीर पर सरसों का तेल और काला ग्रीस मलना शुरू किया। इसके 2 बड़े कारण थे। पहला, बंगाल की खाड़ी का पानी उस रात बर्फ जैसा ठंडा था और ग्रीस शरीर की गर्मी को बचाए रखने में मदद करता था। दूसरा, अगर पानी के भीतर या बाहर कोई पाकिस्तानी संतरी उन्हें पकड़ने की कोशिश करे तो वे मछली की तरह उनके हाथों से फिसल जाएं। उन्होंने अपने पैरों में रबर के फिन्स, तैरने वाले पंख पहने, कमर पर एक पारंपरिक गमछा बांधा जिसमें उनका सूखा राशन और एक धारदार खंजर था, और सीने से बांध ली वह घातक लिम्पेट माइन। पानी में उतरते ही एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इन जांबाज कमांडोज को कोई 100-200 मीटर नहीं बल्कि कई जगहों पर 5 से 7 किलोमीटर तक तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह भी सतह के ऊपर नहीं बल्कि सतह के ठीक नीचे एक पतली नली से सांस लेते हुए। सबसे बड़ा खतरा था पाकिस्तानी गश्ती नौकाएं, पेट्रोल बोट्स। वे रुक रुक कर पानी की सतह पर तेज सर्च लाइट फेंक रहे थे
जैसे ही रोशनी करीब आती, ये योद्धा अपनी सांस रोककर पानी की गहराइयों में समा जाते। एक छोटा सा बुलबुला भी उनकी जान ले सकता था और पूरे मिशन को मिट्टी में मिला सकता था। जैसे जैसे वे जहाज़ों के करीब पहुंच रहे थे, उनके कानों में जहाज़ों के विशाल इंजनों और प्रोपेलर की घरघराहट सुनाई देने लगी थी। वे मौत के जबड़े में दाखिल हो चुके थे। चटगांव बंदरगाह का पानी रात के इस पहर में किसी जहरीले नाग की तरह काला और ठंडा था। हमारे जांबाज कमांडो अब उन विशालकाय जहाज़ों की परछाइयों के बिल्कुल नीचे थे, जो ऊपर से देखने पर किसी लोहे के अभेद्य टापू जैसे लग रहे थे। पानी के नीचे का दबाव और ऊपर से गुजरती गश्ती नौकाओं के इंजनों की धमक उनके सीने में महसूस हो रही थी। यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब था निश्चित मौत। लेकिन उन लगदों की आंखों में डर नहीं, बल्कि उन मासूमों का चेहरा था जिन्होंने पाकिस्तानी सेना की बर्बरता झेली थी। जहाज के पेंदे तक पहुंचते ही असली मशक्कत शुरू हुई। समुद्र के नमकीन पानी में खरे इन जहाज़ों के निचले हिस्से पर काई और समुद्री जीवों बार्नकल्स की एक मोटी परत जम जाती है। यदि इस परत को साफ न किया जाए तो लिम्पेट माइन का शक्तिशाली चुंबक लोहे की सतह को नहीं पकड़ पाएगा। कमांडोज ने अपने दांतों के बीच दबे खंजरों को निकाला और पानी के भीतर ही बिना कोई आवाज किए जहाज की उस लोहे की खाल को खुरचना शुरू किया। ये काम थका देने वाला था, क्योंकि उन्हें एक हाथ से जहाज को पकड़ना था और दूसरे से सफाई करनी थी, जबकि लहरों का बहाव उन्हें बार बार दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सतह साफ हुई, एक हल्का सा क्लिक सुनाई दिया। लिम्पेट माइन उस विशालकाय शिकारी की कोख से चिपक चुकी थी। एक एक जहाज पर ऐसी 5 से 6 माइंस लगाई गईं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो जहाज दोबारा कभी समुद्र की लहरों पर ना तैर सके। माइन चिपकाने के बाद सबसे कठिन काम था सेफ्टी पिन खींचना। पिन खींचते ही वह रासायनिक घड़ी केमिकल फ्यूज सक्रिय हो गई, जिसके पास अब केवल 45 से 50 मिनट का समय था। इन 45 मिनटों में उन्हें न केवल उस डेथ जोन से बाहर निकलना था, बल्कि सुरक्षित दूरी तक तैरकर भी जाना था। थकान से उनका बदन टूट रहा था। फेफड़े ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे थे, लेकिन रुकने का विकल्प ही नहीं था। वे उसी खामोशी से वापस तैरने लगे जिससे वे आए थे। इधर बंदरगाह पर तैनात पाकिस्तानी संतरी अपनी सिगरेट के धुएं में खोए हुए थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि उनके पैरों के नीचे की जमीन यानी जहाज अब एक चलता फिरता बम बन चुकी है। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए पहला धमाका हुआ। बूम! धमाका इतना भीषण था कि चटगांव शहर की खिड़कियां कांप उठी। पानी की सतह से आग की एक विशाल लपट आसमान की तरफ उठी। अभी पाकिस्तानी सेना इस झटके से संभल पाती कि दूसरा, तीसरा और फिर लगातार धमाकों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा बंदरगाह किसी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। MV अल अब्बास, वह जहाज जिसमें पाकिस्तानी सेना के लिए हजारों टन गोला बारूद भरा था, बीच से किसी कागज की तरह फट गया। उसके भीतर रखा बारूद जब फटा तो ऐसा लगा जैसे समंदर के बीचों बीच सूरज उग आया हो। पाकिस्तानी कैंपों में भगदड़ मच गई। सायरन अपनी पूरी क्षमता से चिल्ला रहे थे। सैनिकों को लगा कि भारतीय वायुसेना ने कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। उन्होंने बौखलाहट में आसमान की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की आग से आसमान लाल हो गया, लेकिन वहां कोई विमान था ही नहीं। जब उन्हें एहसास हुआ कि हमला पानी के नीचे से हुआ है, तो उन्होंने पानी में ग्रेनेड फेंकने और मशीन गन से फायर करना शुरू किया। लेकिन हमारे कमांडो, वे तो उस धुएं और आग के तांडव के बीच लहरों का फायदा उठाकर बहुत पहले ही सुरक्षित किनारों की ओर ओझल हो चुके थे। उस एक रात ने पाकिस्तानी नौसेना के गुरूर को समंदर की तलहटी में दफन कर दिया। चारों तरफ तेल की मोटी परत फैल गई थी, जिसमें आग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे चटगांव का पानी ही जल रहा हो। वे जहाज जो पाकिस्तान की लाइफलाइन थे, अब कचरे के ढेर में बदल चुके थे। सप्लाई लाइन पूरी तरह कट चुकी थी और पाकिस्तानी आला कमान के पास इस अदृश्य दुश्मन का कोई जवाब नहीं था। सुबह होने तक दुनिया का नक्शा और इस युद्ध की दिशा दोनों हमेशा के लिए बदलने वाले थे। 15 अगस्त 1971 की सुबह जब सूरज की पहली किरणें चटगांव और मंगला के बंदरगाहों पर पड़ी, तो वहां का मंजर देखकर दुनिया सन्न रह गई। धुआं अब भी आसमान को काला कर रहा था और पानी की सतह पर जहाज़ों के जले हुए मलबे तैर रहे थे। BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थाओं की हेडलाइंस बदल चुकी थी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई।
पूर्वी पाकिस्तान के सुरक्षित बंदरगाह तबाह, बंगाली बागियों का अब तक का सबसे घातक हमला। उस एक रात में मुट्ठी भर साहसी नौजवानों ने वह कर दिखाया था, जिसे करने के लिए शायद एक पूरी नौसेना को हफ्तों लग जाते। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 45 से 50 छोटे बड़े जहाज या तो पूरी तरह डूब चुके थे या इस कदर बेकार हो गए थे कि उनका दोबारा इस्तेमाल नामुमकिन था। तकरीबन 1 लाख टन से ज्यादा का युद्ध सामान, राशन और ईंधन समंदर की गहराइयों में समा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा और सफल नेवल सेबोटाज नौसैनिक तोड़फोड़ ऑपरेशन था। लेकिन इस ऑपरेशन का असली प्रभाव केवल डूबे हुए जहाजों तक सीमित नहीं था। इसका प्रभाव मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक था। पाकिस्तानी सेना, जो खुद को उस क्षेत्र में अजेय मानती थी, अब भीतर तक दहल चुकी थी। उनकी सप्लाई लाइन यानी रसद की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। चटगांव जैसे प्रमुख बंदरगाह पर मलबे के कारण रास्ता इतना अवरुद्ध हो गया कि कोई नया जहाज वहां रसद लेकर आ ही नहीं सकता था। पाकिस्तानी सैनिकों के पास ना तो पर्याप्त गोला बारूद बचा और ना ही राशन। उनके मन में ये डर बैठ गया कि दुश्मन कहीं भी हो सकता है, जमीन पर, हवा में और अब पानी के भीतर भी। जब दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना पहले से ही खोखली हो चुकी थी। ऑपरेशन जैकपॉट ने उनकी लड़ने की क्षमता और इच्छा शक्ति को महीनों पहले ही ध्वस्त कर दिया था। परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को जब जनरल नियाजी ने ढाका के रेसकोर्स मैदान में 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए तो उस ऐतिहासिक जीत की नींव इन्हीं जल योद्धाओं ने रखी थी। आज बांग्लादेश की नौसेना अपना जन्म इन्हीं जांबाज कमांडोज और द 8 सबमरीनर्स के साहसिक विद्रोह से मानती है। इतिहास की विडंबना देखिए, अक्सर किताबों में बड़े जनरलों और राजनेताओं के नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होते हैं, लेकिन वे 500 अज्ञात नायक जिन्होंने अपने शरीर पर काला ग्रीस पोता था और बिना किसी मेडल की चाह में मौत के अंधेरे पानी में छलांग लगाई थी, इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। कैप्टन M.A. सामंत, कैप्टन मिहिर रॉय और वे 8 बागी सबमरीनर्स, ये वे लोग थे जिन्होंने बिना वर्दी पहने एक देश का भूगोल और भविष्य बदल दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध केवल मशीनों या बड़ी फौजों से नहीं, बल्कि अडिग हौसलों से जीते जाते हैं। उन नौजवानों ने साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिशोध की आग और बलिदान के जज्बे के साथ उतरता है तो वे समंदर के सीने में भी आग लगा सकता है। यह खामोश युद्ध, द साइलेंट वॉर, भले ही शांत था, लेकिन इसकी गूंज आज भी इतिहास के गलियारों में सुनाई देती है। हमें गर्व होना चाहिए उन वीरों पर जिन्होंने अपनी सांसों को रोककर एक नई राष्ट्र की सांसों का मार्ग प्रशस्त किया। क्या आप भी मानते हैं कि आधुनिक इतिहास में इस तरह का कोई और गुप्त मिशन हुआ है? इन नायकों की वीरता को नमन करते हुए यह गाथा यहीं संपन्न होती है।